आम की पेटी और संदूक। रिकैप। करम भेस बदल कर रतन सिंह की मदद से माधवगढ़ के गांव जाकर सच का पता लगाना शुरू करता है। करम महल वापस जाते हुए बुलबुल को खेत में काम करते हुए देखता है और उसे मिलता है। थॉमस ने जनरल जॉनसन को बताया कि किस तरह उन्होंने रविराज को झूठी खबर दी कि सगाई में कुछ क्रांतिकारी गड़बड़ कर सकते हैं, और फिर खुद ही राज दरबार में आग लगाकर सबको यह यकीन दिला दिया कि यह काम क्रांतिकारियों का ही है, और फिर एडम रॉबर्ट्स के साथ मिलकर क्रांतिकारी पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। रात को महल में करम अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रहा है। उसे बुलबुल से हुई खेत वाली मुलाकात याद आ रही है। बुलबुल की वो प्यारी और मीठी आवाज और प्यार से करम की तरफ देखना। करम बुलबुल के ख्यालों में पूरी तरह खो गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। कभी एक तरफ करवट लेता और कभी दूसरी तरफ। कभी बिस्तर पर बैठ जाता तो कुछ सोच सोच कर मुस्कुराने लगता, कभी खिड़की में जाकर खड़ा हो जाता तो कभी पानी पीता रहता, बस जैसे करम अपनी सुध-बुध खो बैठा हो। वो बुलबुल से दोबारा मिलने और बात करने के लिए बेचैन हो रहा था, और उन्होंने सोचा कि कल ही वो दोबारा खेत में जाकर बुलबुल से मिलेगा। सुबह होते ही करम ने अपने मुनीम जी को बुलाया और कपास के खेतों का हिसाब मंगवाया और कहा कि वो खेत में जाकर खुद एक बार पूरा निरीक्षण करना चाहते हैं। मुनीम जी ने करम के जाने का प्रबंध करवाया। करम अंदर से एक बच्चे की तरह उतावला हो रहा था बुलबुल को मिलने के लिए, लेकिन बाहर से पूरी तरह शांत। कपास के खेत पर गए और सभी मजदूरों को अपने पास बुलाया। उसने कुछ बातें की और उनकी मेहनत के लिए उनकी सराहना भी की। आज महल से एक राजकुमार खुद आकर मिलकर उनका हालचाल पूछ रहा था, उनके काम की सराहना कर रहा था। ये देखकर सभी मजदूर बहुत खुश हुए। फिर सभी मजदूर करम से मिलकर अपने अपने काम पर वापस चले गए, लेकिन वो तो उन सब में किसी खास को ढूंढ रहा था। उन सब में बुलबुल कहीं दिखाई ही नहीं दी। उन्होंने मुनीम जी से पूछा, मुनीम जी, क्या इस खेत में इतने ही लोग काम करते हैं? इस पर मुनीम ने बताया कि कुछ दिनों बाद सबकी बदली दूसरे खेतों में हो जाती है, तो अभी के लिए तो बस इतने ही मजदूर इस खेत में हैं। इस बात को सुन करम थोड़ा निराश हो गया और उन्होंने मुनीम को महल लौट जाने के लिए कहा और अपनी बग्गी में बैठकर फिर जाने के लिए निकलने लगे। अपनी बग्गी में बैठते ही राजकुमार को बुलबुल पास आती हुई दिखती है। बुलबुल को अपने पास आता देख करम का चेहरा खिल उठा। उसे लगा जैसे बुलबुल आते ही उसके सीने से लिपट जाएगी, लेकिन आते ही बुलबुल ने कहा, कुंवर साहब, आपने सभी मजदूरों को बुलाया था, माफ कीजिए मैं थोड़ी देर से पहुंची। कोई बात नहीं बुलबुल, आप आ गई हो, अब कोई देर नहीं होगी, करम ने बुदबुदाते हुए कहा। क्या आपने कुछ कहा कुंवर साहब? करम ने सिर हिलाते हुए ना कहा। बुलबुल इतनी सी बात कर पलटकर वापस जाने लगती है तो करम ने हिम्मत करके उसे आवाज लगाई, बुलबुल। बुलबुल के मन में भी कहीं कुछ था राजकुमार करम के लिए, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा और कभी इस बात को जाहिर नहीं किया। जैसे ही करम ने बुलबुल को आवाज लगाई, बुलबुल ने तुरंत पलटकर करम की तरफ देखा। जी कुंवर साहब। दोनों एक दूसरे को कुछ क्षण के लिए देखते रहे। दोनों के बीच खामोशी होते हुए भी मानो बहुत सी बातें हो रही थी। फिर करम ने बुलबुल से कहा, क्या आप मुझसे बात करना चाहोगी बुलबुल? बुलबुल ने थोड़ा सोचा और फिर बिना कुछ कहे सिर हिलाते हुए हाँ कहा। करम ने बुलबुल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। डरते हुए बुलबुल ने करम का हाथ पकड़ा और उसके साथ चलने लगी। कपास के खेतों के बाद छिंदखेड़ों के आम के बड़े बड़े बगीचे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हुए आम के बगीचों में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। करम ने बुलबुल को वो बचपन का खेल याद दिलाया जिसमें वो राजा रानी बनते थे, और दोनों बचपन की बातों को याद कर बहुत हंस रहे थे। करम जिंदगी में पहली बार शायद इतना खुश हुआ होगा और इतना खुलकर हंसा होगा। दोनों बातें करते और फिर चुप हो जाते, एक दूसरे से कुछ ना कहकर बस एक दूसरे के साथ बैठे रहना चाहते। बुलबुल, काश हम बड़े ही ना हुए होते, हमारे बचपन का राजा रानी वाला खेल हमेशा चलते रहता। बुलबुल इस बात को सुन थोड़ा मुस्कुराई और फिर उदास हो गई। करम को बुलबुल संग बचपन की वो आखिरी मुलाकात याद आ गई और वो बुलबुल से जानना चाहता था कि वो उस दिन के बाद महल में क्यों नहीं आई। बुलबुल ने बताया कि जब वो आम की पेटी लेने गया था तब वो गलियारे में खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। कब आएगा करम, मुझे जोर से भूख लग रही है, गलियारे में खड़ी बुलबुल ने खुद से कहा।
तभी अचानक से गलियारे के पास वाले कमरे में एक चीखने की आवाज सुनाई दी। वो कमरे की तरफ डरते हुए बढ़ने लगी और कमरे के पास पहुंची तो देखा कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। बुलबुल ने कमरे के दरवाजे की तरफ जाकर कांपती हुई आवाज लगाई, कौन है यहाँ? कौन है? कोई जवाब नहीं आया तो वो डरते हुए कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो जोर से उसके सर पर किसी ने जैसे वार किया और फिर उसके सर पर एक चोट लग गई। सिर पर हुए वार के कारण वो वहीं पर बेहोश हो गई। फिर उसे कुछ भी याद नहीं। और कुछ दिनों बाद बुलबुल को तेज बुखार आया। तेज बुखार के कारण वो कहीं जा नहीं सकी। अपने घर के बिस्तर में ही लेटी रही और जवान रतन सिंह उसके सिर पर गीली पट्टियां लगाता रहा। बस उस हादसे के बाद वो इतना डर गई कि दोबारा उस महल में आने की हिम्मत नहीं हुई। और कुछ दिनों बाद उसके भाई रतन ने उसे और उसकी मां को अपने मामा के गांव भेज दिया था। ये बात सुनकर करम के होश उड़ गए और वह सवालों के घेरे में घिर गया। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे और उन सवालों की बेचैनी उसके चेहरे पर दिखने लगी। उसे परेशान होता देख बुलबुल ने उसे ये बात भूल जाने के लिए कहा, लेकिन करम परेशान है कि वो कौन था जिसने बुलबुल पर वार किया होगा और क्यों किया होगा। भला एक बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। बुलबुल को करम ने विश्वास दिलाया कि वो इस रहस्य का भी पता लगा कर रहेगा और उन्होंने बुलबुल से विदा ली। करम अपनी बग्गी में बैठकर महल की तरफ जाने के लिए निकला और पूरे रास्ते भर बस बुलबुल के साथ हुए हादसे के बारे में ही सोचता रहा। अपने कमरे में करम को परेशान बैठा देखकर उसकी मां चारुमती उसके पास गई और उसे उसकी परेशानी का कारण पूछा। करम अपनी मां को हर बात बताता था क्योंकि बचपन से बस एक वही थी उसकी दोस्त। उन्होंने सबसे पहले बुलबुल के लिए अपने मन में भावनाओं के बारे में डरते हुए बताया क्योंकि वो जानता था कि वो एक राजकुमार है और बुलबुल एक सेवादार की बेटी है। चारुमती ये बात सुनकर मुस्कुराई। मेरे बेटे के दिल में कोई रहता है और हमें ये बात पता ही नहीं चली। अपनी मां की बात सुन करम अपनी मां के गले लग गया और करम को बहुत बड़ी राहत मिली। उसे लगा शायद उसकी मां ये सब सुन विरोध करेगी, लेकिन वो तो खुश हुई इस बात से कि उसके बेटे के जीवन में कोई है। करम ने अपनी मां से बुलबुल के साथ जो हादसा हुआ वो बताया तो ये सुन उसकी मां उदास हो गई। इस महल ने उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा। करम, मैं अब भी कह रही हूं हमें यहां से अपने राज्य लौट जाना चाहिए। आप बुलबुल को भी अपने साथ ले चलो, चारुमती ने कहा। नहीं मां, रविराज भैया से मैंने हमेशा उनके साथ खड़े रहने का वादा किया और मैं उन्हें इन सब घटनाओं के बीच अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। करम अपनी मां से बात कर ही रहे होते हैं कि रतन सिंह कमरे में आ जाता है और कहता है, कुंवर साहब, आपको राजकुमार रविराज ने तुरंत अपने कमरे में बुलाया है, जल्दी चलिए। करम और चारुमती थोड़े परेशान हुए कि आखिर रविराज ने अचानक क्यों करम को अपने पास बुलाया है। दोनों रविराज के कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में रविराज और उसकी मां शाश्वती पहले से ही मौजूद है। कमरे के बीच में एक मेज पर एक संदूक रखा हुआ है। करम ने अपने भाई से पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया है तो रविराज ने संदूक खोला और उसमें से एक पोशाक निकालकर करम को दिखाया। करम को कुछ समझ नहीं आया कि रविराज ये पोशाक निकालकर क्यों दिखा रहा है और ये किसकी पोशाक है। रविराज ने करम को बताया कि आज जब वो अपने राज्य के किसी काम से किसी दूसरे राज्य गया हुआ था और अपना काम पूरा कर वापस अपनी बग्गी में बैठने लगा तो उसकी बग्गी में यह संदूक रखा हुआ मिला। उन्होंने सारथी से पूछा लेकिन उसे भी नहीं पता चला कि यह संदूक बग्गी में कहां से आया। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें रखी ये पोशाक देखकर वो पूरी तरह हिल गया। उसका दिमाग कुछ समय के लिए चलना बंद हो गया। उसे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। संदूक को बंद कर वो महल लेकर आ गया। संदूक की तरफ देख एक कोने में बैठी शाश्वती की आंख में कुछ आंसू भरे हुए थे। भैया, ये काकी क्यों रो रही हैं? किसका है ये संदूक और किसकी है ये पोशाक? करम ने परेशान होते हुए अपने भाई के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। रविराज संदूक की तरफ गया और फिर उस पोशाक को अपने हाथ में लिया और जोर से चिल्लाया, ये मेरे पिता राजा सुंदरेश्वर की पोशाक है। और पोशाक को अपने चेहरे से लगा रोने लगा। पोशाक थोड़ी पुरानी हो चुकी थी और उस पर कुछ खून के दाग भी लगे हुए थे। रविराज ने आखिरी बार अपने पिता राजा सुंदरेश्वर को यही पोशाक पहने हुए देखा था। यह सुनकर करम और चारुमती भी हिल गए। ये सब क्या हो रहा है और इतने सालों के बाद ये पोशाक किसने और क्यों रविराज की बग्गी में रखी थी और पोशाक पर खून के छींटे। ये सब देखकर करम वहीं खड़ा का खड़ा रह गया।